नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे कैसे स्टॉक को लेकर के जो कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं। नॉर्मली देखा गया कि उसको सेक्टर वाइज डिफाइन किया गया, लेकिन इसका फिलहाल जो चार्ट देखने में आती है, क्या यहाँ से ये रॉकेट की तरह उड़ता नजर आ सकता है? ऐसा लगता है चार्ट के बेसिस पे। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट स्टडी की तरफ जाएंगे, जहां पे जानेंगे आखिर इनके फंडामेंटल में क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को लेकर के, और स्टॉक ने जो फिलहाल जो लगातार कुछ दिनों से जो प्रेशर झेल रही थी, क्या अब इसका उभरने का टाइम आ गया, ऐसा लग रहा है। तो चलिए जानेंगे इस स्टॉक को लेकर कंप्लीट स्टडी की तरफ। कहते हैं 6 महीने में करीब 160% के आसपास की जंप हुई, और नियरली एक साल में करीब करीब 450% की नियरली इस स्टॉक ने जंप किया, जिसका नाम था कोचीन शिपयार्ड। इस स्टॉक के बारे में जानेंगे कंप्लीटली, जहां पे शायद वेबसाइट शायद इसका ओपन नहीं हो पा रहा है कुछ इश्यू की वजह से। आ, तो कहते हैं इस स्टॉक को लेकर के लगातार जो बुस्ट करती नजर आ रही है, इसके पीछे क्या है। तो लेटेस्ट एक अपडेट आया था 12 तारीख को। अब 12 तारीख को अपडेट आया था, और अपडेट के बाद मार्केट ने कुछ सस्टेनिटी बनाई थी, ऑब्वियसली नहीं बना पाई थी 12 तारीख के बाद, लगातार प्रेशर में झेल रही थी। लेकिन अब लगता है कि हाँ, यहाँ से कुछ और पोटेंशियल बन सकती है। किसको लेकर के? कुछ लेटेस्ट अपडेट में कंपनी ने कहा कि हमारे पास हमने एक जो कि इंटरनेशनल शिप रिपेयरिंग की जो फैसिलिटी है, हम एट कोसी में स्टार्ट करने वाले हैं, और उनका कमर्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और इसके वजह से उन्होंने कहा कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग है 970 करोड़ का, सिर्फ 42 एकड़ में क्योंकि लीज लिया था। और उन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, इक्विप्ड विद द 6000 टन शिफ्ट, जो कि लिफ्ट की बात करती है, जो कि 1400 मीटर्स में इन द बर्थ की बात करती है। इसके बेसिस पे हो सकता है मार्केट और थोड़ा सा इनके सेंटिमेंटल से उछलता कूदता नजर आए। तो चलिए, जो कि पहले कुछ दिनों से लगातार प्रेशर में चल रही थी, आते हैं जानने को लेकर के, जहां पे कंपनी की जो बुक वैल्यू है काफी ज्यादा नहीं है, छोटा सा बुक वैल्यू है 191 का। और इसके बेसिस पे देखा जाए इंट्रिंसिक वैल्यू, वो भी नियरली कितने के आसपास, 2.5 गुना मान लेते हैं, जितना इनका बुक वैल्यू था उसका 2.5 गुना क्या कहता है, करीब करीब इनकी एसेट्स की वैल्यूशन कहती है। इसके बेसिस पे देखा यूटिलाइजेशन के बाद आरओसी कहती है 21% का, आरओसी आरओई कहती है 17%। अब सवाल आता है कि किस स्टॉक में पहला फैक्टर क्या है। पहला फैक्टर था इसमें डिफेंस सेक्टर के स्टॉक है। दूसरी की बात करेंगे, क्या मार्केट में इनकी पोटेंशियल बनेगी। तो जैसे सिप के लिए कामकाज होगी, तो लगातार मार्केट में क्या हो सकती है, डिमांड बन सकती है। तो डिमांड के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो होल्डिंग्स है उस होल्डिंग को क्या करेंगे, रिकंसलेशन करेंगे। जो आखिर इसमें क्या नया, जो कि न्यू इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं, उनकी तादाद क्या कहती है, क्या पुराने से कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, क्या कहते हैं। आते हैं स्टॉक की पी की तरफ। स्टॉक के पी के बारे में कहते हैं 65 का। किसके बेसिस पे? ईपीएस के बेसिस पे। ईपीएस कहता है 33 का। समझ में ये आती है, जो फेस वैल्यू है, नोट्स जो पड़ा हुआ है, सिक्का पड़ा हुआ है पॉकेट में 5 रुपए का नॉमिनल वैल्यू का, वो अर्निंग कितना करके देता है, 33 रुपए का। जब 33 रुपए का अर्निंग करके दिया, तो इसका क्या होगा, मार्केट में क्या होगा, मार्केट में 65 गुने के हिसाब से यहाँ पे भीड़ खड़ी होगी, जिसको कहते हैं हम हमेशा क्राउड। अब यहाँ पे भीड़ खड़ी हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस में क्या हुआ, लगातार जंप करती नजर आई। जबकि एक चीज आकलन करके देखा गया, तो ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल जो पी है वो कितने के आसपास है, 80 के आसपास है। अर्थात अभी भी यहाँ से गैप बनता है। अर्थात यदि मैं इसको इंडस्ट्रियल की पी की तरफ से कंपेयर करके देखा जाए, खास के इसको यदि सिप बिल्डिंग और सिप यार्ड से कंपेयर करने किया जाए, तो शायद बेटर होगा। तो यहाँ पे देखा गया कि इसको लेकर के मार्केट में इसका फिलहाल ये क्या कहती है, अंडर वेटेज है। किसके बेसिस पे? इंडस्ट्रियल के बेसिस पे। और जब इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, तो मार्केट कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। जबकि मार्केट की प्राइस फिलहाल जो है 2100-2200 के आसपास, ये जो इन्होंने हायर टू हायर टच किया था करीब 3000 के आसपास की, उसको टच करके आगे निकल जाएगी, जो कि चार्ट में आकलन देखने को मिलती है। इस हिसाब से मार्केट ने गिरावट किया था। गिरावट केवल एक ही पहर में नहीं था, इससे पहले भी गिरावट हुआ था, और गिरावट में संकेत ये भी दिया था, यहाँ भी संकेत था। लेकिन गिरावट के बाद क्या किया था मार्केट ने, एक स्विंग की पोजीशन बनी। और यहाँ पे हम स्विंग वाली काज को लेकर लेते हैं, इंडिकेटर को लेकर के उसके बारे में क्या कहती है। तो स्विंग स्विंग पोजीशन में देखने को ये मिलती है, यहाँ पे चार्ट क्या कहती है, और चार्ट में स्विंग की पोजीशन क्या बनती है।
यहाँ पे देखा गया कि स्टॉक में लगातार जो कि एक सपोर्टिंग लाइन के आसपास आके खड़ी हुई है, उससे ज्यादा गिरावट देखने को नजर नहीं आई फिलहाल के लिए। इससे पहले उन्होंने सपोर्टिंग लिया था, लेकिन सपोर्टिंग के बाद सस्टेन नहीं किया था। ऊपर होने के बाद मार्केट ने इसकी जो उछलती हुई थी उसको गिरावट किया था। और गिरावट का असर क्या होता है पता है? ये गिरावट का मतलब होता है प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि एक चीज है, स्टॉक मार्केट में जब तक आप अपनी स्टॉक को सेल आउट नहीं करेंगे तब तक आपके बैंक में पैसा कैसे ट्रांसफर होगा और आप इस पैसे को एंजॉयमेंट और बाकी नीडफुली यूज कैसे कर पाएंगे। तो ये एक जनरल प्रोसेस है स्टॉक मार्केट में उछलना और उछल कूद के नीचे गिरना, जमीनों पे आना, ये एक आम बात से निकल के आती है। तब भी चलिए इसको हम जानते हैं कंपनी को लेकर के आगे क्या कहती है। तो डेट टू इक्विटी के बारे में कंपनी कहती है 0.10 का है। करंट रेशियो के बारे में कहती है 1.32 का है। अब सवाल आता है क्या स्टॉक में क्या बनती है? तो इसके बेसिस पे ये देखा गया कि यहाँ पे क्या है, ये अंडर वेटेज था। अंडर वेटेज की वजह से कहाँ जाएगी? ये 3000 से ऊपर जाएगी, तैयार हो रही है दोबारा से। इसके बाद नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 26 करोड़ के आसपास, और ज्यादातर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास ही होल्ड करके चलती है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी 0.34% का। चलिए अब आते हैं आकलन को लेकर के, अगले अगले और अगले आकलन में अवलोकन करते हैं इस कंपनी को लेकर के। कहती है इनकॉर्पोरेटेड जो 1972 में बनी थी कंपनी, इन द लीडिंग प्लेयर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द काइंड ऑफ द वेसल्स, रिपेयरिंग इन द refit of the all type the vessels including the periodical operation and the लाइफ को लेकर के शिप पे कामकाज किया था। अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और कंप्लीट स्टडी के लिए बने रहिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कंप्लीट स्टडी की विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। जहां पे हमने एक चीज तो देखा जो स्टॉक में क्या थी, एक बूस्टिंग प्राइस निकल के आई थी। अब आते हैं पीयर्स। जहाँ पे पीयर्स में कहती है कि कोचिन शिपयार्ड के साथ साथ जो पीयर्स है वो है गार्डन रिच शिपयार्ड्स हैं, शिप बिल्डर्स हैं, जेन टेक्नोलॉजी है जिस पे हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तनेजा एरोस्पेस हमने ऑलरेडी किया था, लेकिन अब दोबारा इस पे क्या करने वाले हैं, हम रिव्यू करेंगे आखिर हमने जो स्टडी किया था उसके पॉइंट ऑफ के हिसाब से क्या स्टॉक ने कुछ अच्छी रिटर्न बना के दिया या रिटर्न बना के नहीं दे पाया एज पर द डेटा। चलिए अगले पड़ाव में देखेंगे इसको लेकर के, जहाँ पे पीयर्स के बारे में कंपनी कहती है कि पीयर्स क्या कहती है। पीयर्स में देखा गया पी कहती है 79 के आसपास, जबकि यहाँ पे इस कंपनी में जो भीड़ है फिलहाल क्या कहती है, कम है। और सबसे ज्यादा भीड़ एक देखने को मिला तनेजा के ऊपर। आखिर मार्केट में कैसे भीड़ लगी हुई है, जबकि यदि ये डेट्स की बात करें तो डेट्स में डेट्स फ्री कंपनी थी और यहाँ पे थोड़ा सा डेट्स का बर्डन बना है। आते हैं जानने को लेकर के, आखिर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के क्यों बार बार चर्चा कर रहे थे, आखिर ये जो मामला है वो किस चीज को है, रिकंसिलेशन को मामला है। क्यों, कैसे, तो किसके लिए पार्ट्स ये है जो लगातार यदि इन्वेस्टर की तादाद बढ़ती नजर आती है तो समझ में आती है तो स्टॉक में लगातार लगातार डिमांड बढ़ी है। डिमांड जब बढ़ी है तो लगातार जब डिमांड बढ़ेगी और नंबर ऑफ शेयर यदि एक लिमिटेड है तो इसका क्या होगा, जंप करना स्वाभाविक बात है। तो आते हैं, इसको देखा गया करीब करीब जो कि पहले इसी टाइम में करीब करीब कितना था, 4 लाख के आसपास की तादाद थी, भीड़ थी वहां पे, वो 6.5 लाख के आसपास भीड़ खड़ी हुई। तो जब भीड़ ज्यादा आएगी तो मार्केट तो पीछे भागेगी ना, मार्केट में जो रेट है ऑब्वियसली क्या करेगा, जंप करेगा। जानते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के, जून तक का रिजल्ट क्या कहती है इसको लेकर के। तो जून तक के रिजल्ट में क्या देखने को मिला, इसके रिजल्ट में ये देखने को मिला जी वाई ओ वाई के हिसाब से इसमें जंप थी, लेकिन क्यू और क्यू के हिसाब से पिट गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में क्या कहती है, कहती है यहाँ पे क्यू और क्यू में वाई ओ वाई में अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन क्यू और क्यू में भी अच्छी परफॉर्मेंस किसमें किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में किया। इसके बाद सवाल आता है क्या स्टॉक ने प्रॉफिट अच्छा खासा गेन किया या नहीं किया। तो प्रॉफिट के साइड में देखा जाए तो कंपनी ने जो क्वार्टरली प्रॉफिट था उसमें कंपनी ने अपनी जो लास्ट टू लास्ट हिस्टोरिकल डेटा था उसको जंप नहीं किया। कंपनी 284 करोड़ पहले ही बना चुका था, 248 करोड़, 268 करोड़ पे था। मतलब इसमें ये देखा सकता है, ये इसको एक टॉप पे नहीं कह सकते, इसको टॉप ऑफ द अवार्ड नहीं कह सकते, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी वाली बात करती है जो हाँ इसमें लगातार सस्टेनेबिलिटी बनी है। अगले पड़ाव में देखते हैं इसको लेकर के क्या कहती है
ईयरली डेटा बेसिस। ईयरली डेटा बेसिस में क्या कहती है, तो इसके बारे में सेल्स कहती है कि लगातार कुछ हो रही है, कहती है हाँ ऑब्वियसली हो रही है। अब वाई और वाई से कंपेयर करके देखें तो एक लंबी सी उछाल मारती है, लंबी सी उछाल कितनी, करीब 50% से ज़्यादा की उछाल मार देती है एक साल में। और फिलहाल भी ये आंकड़ा जो यदि लास्ट 12 महीने का डेटा को देखा जाए तो ये भी उछाल मारती है। जब उछाल लगाती नजर आती है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छी खासी होगी, तो कहती है हाँ 25% के आसपास की जब है, 25% तक की लगातार उन्होंने क्या, जो पिछले 2-3 साल से गिरावट चल रही थी उसमें उन्होंने अचीवमेंट किया है, गेन किया। जब उन्होंने अचीवमेंट लिया तो इसके पास ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट का आंकलन क्या कहती है, तो लास्ट 12 महीने के बारे में कहती है 885 करोड़ के आसपास, जो कि यदि ईयरली बेसिस पे आकलन करके देखें तो कंपनी का सबसे ज्यादा कहते थे, सबसे ज्यादा टॉप ऑफ रिजल्ट जो था ना, वो रिजल्ट किस पीरियड में था, 2023-24 में। और अभी उसी टाइम के हिसाब से यदि इसको आकलन करेंगे तो फिलहाल उसी टाइम के हिसाब से 12 महीने के डेटा में और लगातार जंप करती नजर आई। इसका तो ये डेटा था। अब मैं एक बात और कहता हूँ यहाँ पे आकर के, क्या कहता हूँ, जो प्रॉफिट है वो क्या है, दिखावा है। अब दिखावा के पीछे क्या जानना जरूरी है, बैलेंस शीट की फिगर को जानना जरूरी है, जो कि प्रॉफिट में जो ईपीएस और है उसको क्या करता है, इम्पैक्टेड करता है किससे, बोरोइंग से लेकर के, और हीटेड करता है किससे, हीटेड करके रखता है किससे, सेल्स को लेकर के, जिसमें खास के उधार सेल्स की बात करनी। आइए इन दोनों पहलुओं पर चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जहां पे कुछ हिस्टोरिकल डेटाबेसेस कहते हैं कंपनी को लेकर के, जो कंपनी में जो सेल्स रजिस्टर लास्ट एक साल में अच्छी खासी जंप किया, प्रॉफिट ग्रहण गेन भी लगातार बढ़ी है, स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात उन्होंने किया, वो भी लगातार एक साल में अच्छी खासी ग्रो लेवल पे दिया है, और रिटर्न इक्विटी भी थोड़ा सा ऑन एवरेज से थोड़ा सा नीचे है, तो इसको कह सकते हैं हाँ थोड़ा सा तो सस्टेनेबिलिटी किया है, जिसके कारण देखने को यह मिला कि पिछले एक साल और 5 साल में डेटा को करीब 1100% से ज्यादा का क्या था, जंप करती नजर आई। कह सकते हैं जो लास्ट कुछ पीरियड में स्टॉक ने मल्टी वैगर साबित करती नजर आई है, जहां पे इस स्टॉक में एक पहलू पर आएंगे जिस पहलू का नाम है बैलेंस शीट। अब आते हैं इसमें, जानते हैं कंसोलिडेटेड डेटा में आखिर क्या कहती है इसको लेकर के इनके डेटा। तो बैलेंस शीट फिगर आउट में कहती है कंपनी को लेकर के, बोरोइंग्स को लेकर क्या कुछ कहती है नहीं, बोरोइंग्स तो उन्होंने क्या किया है, कम किया है। जब बोरोइंग उन्होंने कम किया तो आगे कहाँ से कम किया उन्होंने, क्या अपने कुछ कम किया है, कैपिटल लिया या नहीं लिया, या कुछ अपने फिक्स एसेट कम किया, तो कहते नहीं फिक्स एसेट भी कम नहीं देखने को मिला, या तो जो था उससे ज़्यादा इंक्रीज किया, जो कि वर्किंग कैपिटल का जो प्लान था इनका वो भी इनका देखने को अच्छी खासी नजर आई। अब आते हैं, एक सवाल आता है जिसका नाम है करंट रेशियो वाली पोजीशन को लेकर के, जहाँ पे क्या जानने वाले हैं, इन्वेंट्रीज भी अच्छी खासी देखने को मिला है, और दूसरा एस्पेक्ट इज द ट्रेड रिसीवेबल की पार्ट को, जिसपे हम जानते हैं उधार को लेकर के, आखिर उधार के बारे में क्या कहती है, उधार के बारे में रिस्क क्या है। देखिए सबसे पहले बताऊं, ये कंपनियां आपको मैं पहले बताने वाला था, लेकिन ये कंपनी क्या है, कंपनी इज द गवर्नमेंट कंपनी, कंपनी इज द गवर्नमेंट कंपनी, और गवर्नमेंट की कंपनी होने के बाद इस कंपनी में जो रिस्क फैक्टर है वो तो आपको पता है, रिस्क फैक्टर कोई बात बनती नहीं, रिस्क फैक्टर कुछ होता नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी में कोई भी रिस्क फैक्टर होता नहीं है, और बोरोइंग से कोई भी फंडा कुछ करता नहीं है। पहली दफा आते हैं जहाँ पे यदि इनकी रेशियोज की इनका बात करते हैं, अर्थात इनके पास पैसा आना ही आना है, कहाँ जाएगा पैसा इनका, पैसा कितने दिन में आते हैं, कहते हैं हमारे पैसा तो 34 दिन में आते हैं, जो कि हमने क्या किया, इसको डेटर्स डे को इम्प्रूवमेंट किया है। तो जब इनका इम्प्रूवमेंट हुआ तो सवाल कुछ और भी बनती है, तो चलिए अगले पड़ाव पे जानते हैं इसको लेकर के कुछ और अपडेट के साथ कंपनी की क्या कहती है। कंपनी के बारे में कहती है जो क्या इन्वेस्टर्स को लेकर के, जहाँ पे हम क्या करने वाले थे, जो हम कर रहे थे रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन में देखने को ये, जहाँ पे लगातार जो डिमांड बढ़ी थी, डिमांड की बेसिस पे लगातार क्या हुआ, स्टॉक ने जंप किया, जहाँ पे एफआई की तादाद थोड़ा सा नियर अबाउट द सेम रहा, वो जरा बिकवाली खरीदारी का प्रेशर देखने को नजर नहीं आई। डीआई की बात में तो डीआई में निपॉन लाइफ से लेकर के और बाकी जो कंपनियां हैं, अब बाकी कंपनी का नाम नहीं आता, केवल और केवल एक ही कंपनियां डीआई के अंदर है, उसका नाम है निपॉन लाइफ,
जिनकी 1% से ज़्यादा की पोजीशन है। बाकी तो कुछ कंपनियां और हो सकती है, लेकिन उनका कुछ ऐसा देखने को नजर नहीं आई। अब आती है पब्लिक की बात। जो पब्लिक के पास होल्डिंग थी, वो पब्लिक के पास होल्डिंग कभी 20% के आसपास हुआ करता था, वो क्या हुआ, शिफ्ट होकर 19% पे आई। जब 19% के पास आई तो 19% में कौन से ऐसे हैं, तो इसमें देखा गया इसको लेकर के हम लेटेस्ट बल्क ट्रेड की बात करें तो यहाँ लेटेस्ट बल्क ट्रेड में कोई भी इंफॉर्मेशन देखने को नजर नहीं आई, और पब्लिक वाले होल्डिंग में कोई भी 1% से ज्यादा की पोजीशन में कामकाज किया ही नहीं है। ये हमने जानने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, आखिर क्या थी इसकी पोटेंशियल को लेकर के, इसकी अपडेट्स को लेकर के समझने का प्रयास किया। अब इसके सेंटिमेंटल हमने देखा कि इनकी क्या था। इनके एक नया जो यूनिट्स हैं, सिर्फ जो कि रिपेयरिंग को लेकर के, फैसिलिटीज को लेकर के, वो इनका ओपन होने वाला गवर्नमेंट हो चुका है। और इसके वजह से नॉन कमर्शियल ऑपरेशन की बात उन्होंने किया, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल से जो शिप हैं, जो कंट्री और कंट्री डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल लेवल से जो भी कामकाज होगा वो इनके पास आती नजर आ सकती है, जिसकी वजह से इनका फंडामेंटल में जो भी पॉइंट आउट था, यदि क्वार्टरली डेटा में इनका फिट भी गया तो कोई असर नहीं किया, क्योंकि ईयरली बेसिस इनका इनको संभाल के रखा हुआ है। आते हैं अगले पड़ाव पे, जहां पे हम चार्ट को एवरेज मूविंग के हिसाब से देखा जाए तो क्या कहती है, फिलहाल एक महीने की ट्रेंडिंग बेसिस पे कहती है। तो फिलहाल जो मार्केट ने इसका गिरावट था उस मूविंग एवरेज से फिलहाल कम है, अर्थात यहाँ पे जो नई पॉइंट आउट बनती नजर आती है ना, वो इसके लिए सपोर्टिंग जोन बनती है, और जहां से स्टॉक क्या कर सकती है, बूस्ट होती नजर आ सकती है। और जानते हैं इसको लेकर के, जहाँ पे कहती है रिवेन्यू मॉडल में 62% का जंप करती है, ऑपरेटिंग में क्या करती है करीब 12% एक्सपेंसेस जंप होती है, और नेट इनकम में 76% जंप के साथ साथ जो एविटा थी वो भी करीब 119% की जंप करती नजर आती है इस स्टॉक को लेकर के। तो हमने देखा क्या, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन में क्या निकल के आती है, कंक्लूजन में निकल के आती है जो मार्केट ने इसका जो निचली सतह पे आया था, वहां से जो हायर टू हायर था उसको क्या कर सकती है, ये तोड़ती, उसको जल्दी तोड़ती नजर आ सकती है, और इस तरह की कंपनियों की जो कैपेसिटीज हैं वो लगातार बिल्डअप होती नजर आती है। एनालिसिस पार्ट में देखा गया, कंपनी कहती है कंपनी रेस्पेक्टिव द गुड क्वार्टर रिजल्ट की बात हमेशा करती है, और इन्होंने डेटर्स डे को लेकर इंप्रूवमेंट किया है, पहले जो था उससे कम और भी कम किया है, और स्टॉक ट्रेडिंग 11 टाइम्स के हिसाब से कामकाज करती है, और डिलीवरिंग द सेल्स इन द ग्रो 5%। यदि सेल्स ग्रो उन्होंने कम भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इक्विटी इन द 12 टाइम इन द लास्ट 12 ईयर पे इन्होंने रिटर्न भी लो करके दिया है। तो हम जान रहे थे कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड को लेकर के, जो कि पीएसयू है, पीएसयू कंपनी की लिस्ट में है, और इसकी जो क्रीडेंशियल थी उसको लेकर के हमने इसको देखा, आखिर मार्केट में जो इस तरह की डिमांड बनी है, जिस तरह की इनकी चार्ट कहती है, उस लेवल पे हमने चर्चा करने का प्रयास किया, कंप्लीट स्टडी की बात किया विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरीज को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।